फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में, जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम किस तरीके से फोर्स वेक्टर को दिखा सकते हैं और फिर उसकी मदद से कैसे अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। So today we are just going to discuss that what is free body diagrams and how we have to draw them। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये तो पता चले कि वो प्रॉब्लम होती क्या है। तो एक्चुअली में फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका पूरी की पूरी दुनिया से कनेक्शन काट करके उसके खुद के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यानी कि वो कितने फोर्सेस से घिरा हुआ है, उसको दिखाने का जो कला है उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। कि एक्चुअली में वो फ्रीली जब है अपने अन्य दोस्तों से अलग अलग है, तो फिर उस कंडीशन में उसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने भाषा के तौर पर लिख रखा है। फिलहाल आप मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और उसी को फॉलो करते रहिए। ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारा कुछ लिख करके दे रखा है आपको। आगे लिखा हुआ है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और ये हमें कैसे मदद करता है। तो ये हमें हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए सारे के सारे मोशन, चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो या फिर मोशन कंडीशन में हो। दोनों ही कंडीशन में हमें ये मदद करता है कि एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे हम इनकी इक्वेशंस को निकालते हैं, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हमारा सिर्फ टॉपिक रहने वाला है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मैं ड्रॉ करना आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एफबीडी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एफबीडी एक्चुअली में इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम इस फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से एक्चुअली में फोर्स वेक्टर को डिनोट करते हैं, और फोर्स वेक्टर को डिनोट करने के बाद हम फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। और जब हम फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन लिख लेते हैं तो फिर हम उसके मदद से बहुत सारे अपने जो क्वेश्चन हैं उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स बैलेंसिंग की हमें इक्वेशन मिल जाती है इनसे, फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमें फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन मिल जाती है। अब ये जिसमें ये तमाम लिखा है, टेंशन लिखा है, फ्रिक्शन लिखा है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, इनको आप जो है फुर्सत से पढ़ लीजिएगा बैठ करके। मैं फिलहाल आपको लेकर के चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और वहीं पे तमाम ये सारी स्लाइड्स में जो भी कुछ लिखा है, कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब कुछ हम वहीं पे आपको बताते हैं और सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन वहीं पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम चलते हैं सीधे अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ये आ गए हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, एक्चुअली में व्हाइट बोर्ड नहीं। तो आजकल चॉक तो चलती नहीं है, तो चॉक की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे ब्लैक बोर्ड पे अपना ये डिजिटल पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में कितने तरीके के फोर्स वेक्टर्स होते हैं, या हम लोग कितने तरीके के फोर्स वेक्टर की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन पे लिखते चले जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ, देखिए। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं तो वो बात करते हैं टेंशन की। ये टेंशन क्या होता है? तो टेंशन जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक तरीके का कोई एक फिक्स सिरा है और यहाँ से हमने एक रस्सी लटका रखी है, और इसके ऊपर ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है जो कि m मास का है, ये लटका हुआ है। तो इस रस्सी पे एक तनाव आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा, जिसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। रस्सी की वजह से इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। अच्छा, उसी तरीके से इस टेंशन फोर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरीके का वर्टिकल फोर्स है। ये कैसा है? एक तरीके का वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक फोर्स होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। एक फोर्स हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। एक होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, ये चाहता है कि वो आगे की तरफ मूव करे, तो ऐसी कंडीशन में
उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ एक फोर्स जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स काम करता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स ये अपने आप को तब तक एडजस्ट करता है जब तक कि ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ना पहुंच जाए, और उसके बाद फिर ये रुक जाता है। तो फिलहाल ये सब आप लोग फ्रिक्शन के टॉपिक में डिस्कस करोगे, तो इनको हम आगे नहीं बताएंगे, इसको किसी और वीडियो में डील कर लेंगे। फिलहाल तीसरा फोर्स क्या होता है? तो तीसरा फोर्स हो सकता है कि कांटेक्ट फोर्स हो सकता है। ऐसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, इसके साथ में ही मैंने कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब इनके कांटेक्ट में भी जो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, इसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो भी एक तरीके का फोर्स हो सकता है। अब ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स था, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। लेकिन उसी तरीके से ये हमारा जो इस कांटेक्ट की वजह से अब ये भी हमारा कैसा फोर्स हो जाएगा, एक तरीके का हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीके का हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और बात करें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि चौथा नंबर है ये हमारा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर m मास का, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर नीचे की तरफ mg काम कर रहा होगा, यानी कि मास ऑफ ग्रेविटी। तो इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाती है, तो ये उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे अलग अलग तरीके के फोर्सेस। अब हम इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ वी हैव टू ड्रॉ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को उसके आसपास की दुनिया से अलग कर देना है ना। जैसे हम अगर किसी बच्चे को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि हम उसके दोस्तों की संगति को ख़त्म कर दें, कि उसकी जो भी दोस्त हैं वो अच्छे हों, नालायक टाइप के ना हों। तो ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उस ऑब्जेक्ट को बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही काट देना चाहिए। जैसे हम उसको ऑब्जेक्ट को बाहरी दुनिया से काट देंगे, तो सबसे पहले तो हमें अलग अलग सारे के सारे फोर्सेस देखने को मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर वो सारे के सारे फोर्स को ड्रॉ कर देंगे जो हमें दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ में जो हमें नहीं भी दिख रहे होंगे वो भी हमें एनालाइज करना आना चाहिए, जो कि हम लोग एडवांस लेवल पे सीखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के क्लास में हम लोग बात करेंगे सिर्फ उनके बारे में जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे सिंपल फिगर से शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ पे मैं किनारे बनाता हूँ। ये हमारा कोई मास है, ये लीजिए, अरे क्या आ नहीं रहा है, ये चलो ये आ गया, ये आ गया ये। ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका मास मैं लिख दे रहा हूँ अंदर m। ठीक, m मास है, और अब एक लाइन है जो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ये बढ़िया अब सही लग रहा है। थोड़ा सा इसको, ये लो, ये एक मास m है नॉर्मली। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, और इस एग्जाम्पल नंबर 1 को हम समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो ये एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, तो सॉरी, एक काम करते हैं, इसको पूरे को ड्रॉ करके वहीं ले जाते हैं, ताकि सारे के सारे एक साथ ही हम लोग बना करके इसको देख लेंगे। तो ये हमारा एक मास, इसको हम लेकर चलते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से। चलिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ये इस तरीके से इस पे रखा हुआ है, और अब हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये एक m मास है,
ठीक है, तो ये m मास आ गया। ठीक, चलिए इस तरीके से m मास रखा हुआ है और ये ज़मीन पे रखा हुआ है, यानी कि ये जो है हमारा वो ग्राउंड है। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड। अब इस ग्राउंड के ऊपर ये ग्राउंड है हमारा, तो ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पर नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा, ग्राउंड पर एक नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, ये देखो थोड़ा सा इसको इरेज करके अब बढ़िया सा बनाते हैं। चलिए, तो ये मास है और इसके ऊपर नीचे की तरफ mg एक फोर्स काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा। तो ये देखो, यही फ्री बॉडी डायग्राम है। हमने देखो फोर्स का वेक्टर नीचे की तरफ ये दिखा दिया है कि ये नीचे की तरफ mg काम कर रहा है। अब न्यूटन ने हमें बताया था कि भाई नॉर्मल रिएक्शन लगता है, यानी कि उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब अगर ये जो मास है, ये मास हमारा, ये अगर इस अर्थ के ऊपर जितना भी फोर्स लगा रहा होगा उतना ही ये अर्थ भी इसके ऊपर लगा रही होगी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n लग रहा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो mg के बराबर है। ठीक है, ये तो एक छोटी सी इक्वेशन हो गई। लेकिन आज मैं इक्वेशन लिखना नहीं सिखाऊंगा आपको, आज मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्स के वेक्टर्स बनाना सिखाऊंगा। तो ये एक पहला एग्जाम्पल था। अब हम इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं 2 लेने वाला हूँ, और एग्जाम्पल 2 क्या है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक और ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का एक और ऑब्जेक्ट है, ये बना दिया है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ एक और दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच है। तो मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से। ये छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा सेट अलग कर देता हूँ। इस तरीके से ये पूरा टच हो रखा है, ये पूरा टच है। ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से, यानी कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये इस तरीके से ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये फोर्स काम कर रहा है, इस तरीके से एक फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है F। अगर इसके ऊपर एक फोर्स F काम कर रहा है यहां से ऐसे, तो अब देखना इसके फोर्स वेक्टर कैसे बना सकते हैं। यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बोल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें से एक ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास कुछ m1 है, और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास कुछ m2 है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि m1 को ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम इस m1 को ध्यान से देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो m1 है हमारा, इसके ऊपर इधर से तो ये फोर्स F लग रहा है और इधर पे ये इसको टच कर रहा है। तो जब ये फोर्स इससे टकराएगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका एक नया फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा कि मान लो कि कोई हमारा ये जो मास m1 है ये कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा मास m1 ऐसे रखा हुआ है। अब अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो अब इसके ऊपर यहाँ से तो फोर्स F काम कर रहा है ऐसे करके, और इधर से एक स्मॉल f लग रहा होगा क्योंकि इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना स्मॉल f यहाँ पे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसके टच होने की वजह से, तो वो होगा। तो यानी कि एक फोर्स इधर से लग रहा होगा। अब ये m1 जमीन पे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर m1 जमीन पे रखा हुआ है तो नीचे की तरफ एक फोर्स m1g काम कर रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, और अगर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ काम कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। तो यानी कि ये वाला जो हमारे पूरे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना हमारा, ये सिर्फ m1 के लिए बना, यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए बना। अब हम दूसरे वाले के लिए यानी कि m2 के ब्लॉक के लिए अगर बनाने की सेम कोशिश करें, तो अगर हम m2 के लिए बनाएं तो देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास ज़मीन पे
ये इस तरीके से M2 रखा होगा, ये M2 रखा होगा। अब इस M2 पर देखो यहां से यानी कि इस डायरेक्शन से एक फोर्स काम कर रहा है जो कि F के ही बराबर होगा, क्योंकि जो फोर्स इधर लग रहा था वही उल्टा इधर लग रहा होगा, यानी कि F फोर्स ही इधर लग रहा होगा। अब ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये हमें मालूम नहीं है। अगर बढ़ रहा होता तो इधर ये पता होता हमें, यहाँ पे मैं कोई जानकारी ऊपर देता कि भाई आगे बढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से या जिससे भी, फिलहाल तो नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि अभी इसके ऊपर सिर्फ F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब इसको रोकने वाला भी कोई फोर्स है नहीं। मैंने ये भी नहीं बताया कि सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है कि नहीं है, कि स्मूथ सरफेस है ना। स्मूथ सरफेस होती तो ये स्लाइड करता हुआ चला जाएगा, और अगर फ्रिक्शन होगा तो देखेंगे फ्रिक्शन रोक पाएगा कि नहीं। ये फिलहाल आगे की कहानी, अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो अभी मैं लगाऊंगा भी नहीं। फिलहाल M2 की बात करें तो M2 के ऊपर जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से M2G इधर लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन को या तो हम लोग N से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं R से भी दिखाते हैं, तो आप लोग वो देख लेना कि N से दिखा रहे हो कि R से दिखा रहे हो। फिलहाल ये हमारा जो है वो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। फिलहाल इतना ही, ठीक है। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। चलो चलिए अब एक हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रस्सी से रिलेटेड, एक आध फ्री बॉडी डायग्राम के, रस्सी से बांध देते हैं। तो रस्सी से बांधने के लिए मान लो हमारे पास ऐसे करके कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए यहाँ पे ये करके मैंने एक रिजिड दीवार टाइप की कोई बना रखी है। इस दीवार को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ, ठीक है। और अब इस दीवार से एक रस्सी लटकी हुई है, ये रस्सी में लटका देता हूँ। इसकी थोड़ी सी थिकनेस में मजबूत कर दूंगा। ये हमारी रस्सी लटकी हुई, ये रस्सी है, ठीक है। ये रस्सी लटकी हुई है, इसकी कलर को मैं कर दे रहा हूँ ग्रे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा एक मास लटका हुआ है। इस मास को हम लटका देते हैं यहाँ से, ये लो, एक मास लटका हुआ है, ठीक है। और मैं बोल दे रहा हूँ कि ये हमारी रिजिड बॉडी, यहाँ पे दीवार है, तो यानी कि ये एक टाइट करके पूरा रस्सी बांधी गई है, और इसका यहाँ पे मास जो है वो m है, ठीक है। इसका मास m है। तो अगर ये मास m है तो अब ये देखो ध्यान से भैया, पहली बात तो हमें पता है कि अगर हम ऐसे रस्सी से लटकाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा होगा, है ना। और जब mg नीचे की तरफ अपने आप को खींच रहा होगा और ये रस्सी टूटी है नहीं, इसका मतलब रस्सी में तनाव आ गया होगा, टेंशन आ गया होगा, तो यानी कि टेंशन T ऊपर की तरफ। बस अब ये देखो हॉरिजॉन्टली मूव ही नहीं कर रहा, कहीं ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो यानी कि इधर तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। और अगर इधर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इधर की तरफ कोई भी फोर्स वेक्टर नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। इसी में थोड़ा सा और आपको दूसरे तरीके का एक फिगर दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये फिर से एक लाइन है। इस लाइन का कलर मैं आपकी बार कर देता हूँ ब्लू, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, चलिए मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये तो पूरा बढ़िया से दिखाई देगा। एक और लाइन खींच देते हैं बढ़िया सी, ये हमारी बढ़िया सी लाइन है, ठीक है। और इसका कलर हो जाएगा ग्रे, ठीक। और इसके ऊपर हम एक मास लटका देते हैं। मास मान लो हमारा है m, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर फिर एक रस्सी लटका देते हैं, एक फिर रस्सी हम यहाँ पे लटका दिए, और ये देखो, और ये इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक। और एक मास हमारा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास 2 मास आ गए। रस्सियाँ 2 अलग अलग है, मैंने इसीलिए थोड़ा तिरछा तिरछा लगा दिए रस्सियाँ ताकि अलग अलग दिखाई दें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन रस्सियों का कलर भी बदल दूंगा। मान लीजिए मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, चलिए, यानी कि ये अलग अलग रस्सियाँ हैं। तो अगर ये अलग अलग रस्सियाँ हैं ऐसी कंडीशन में, अब
सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें से किसके मास के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो यानी कि हम कह दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई ये अपना मास m1 है और नीचे वाला अपना मास ये m2 है, m2 है, ठीक है। तो एक मास m1 है, एक मास m2 है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मास पहले m2 की तरफ देखें, तो अगर ये m2 है तो यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g ये लगेगा कि m1 और m2 दोनों को साथ मिला के लगेगा। तो फिलहाल इस रस्सी के ऊपर ये लगेगा m2g। सिर्फ इस पूरे सिस्टम को ही देखना है बस, और किसी को नहीं देखना है। तो अगर हम सिर्फ इसी को ही देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि भैया जो है ये m2g लगेगा, ठीक है। तो m2g लगेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगर m2g लगेगा ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T1। हमें T1 क्यों बोला, क्योंकि ये रस्सी दूसरी है और ये वाली रस्सी दूसरी है। हमेशा याद रखना, ये हैशटैग बना करके नोट कर लो कि जब भी रस्सी चेंज हो जाएगी, जब भी, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, जब भी रस्सी चेंज हो जाएगी, रस्सी चेंज हो जाएगी तब टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे रस्सी हमारी चेंज हो गई, तो ये हमारा हो गया T1। लेकिन ये M1 है तो M1 नीचे की तरफ लगेगा और वो कितना लगेगा, M1G लगेगा। और ऊपर की तरफ हम इसको मान देंगे कि ये हो जाएगा हमारा T2, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इनके अलग अलग फोर्स के वेक्टर बनाने को मिल जाएंगे। अब हम इसी तरीके से कुछ थोड़े से और अलग काइंड के हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेने वाला हूँ। मान लीजिए ये मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारे पास ये है एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 ये मैं बोल दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 4 में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक फिर से एक हार्ड जगह है, या यूं कहें कि हमारे पास एक दीवार है और उस दीवार से हमने एक रस्सी को बांधा हुआ है। और ये दीवार कुछ इस तरीके से है कि ये दीवार ऐसे है और फिर ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से, ठीक, ये इस तरीके से दीवार है, ठीक है। अब इस दीवार के ऊपर मैंने एक रस्सी को लगा रखा है और वो रस्सी कुछ इस प्रकार से है कि एक रस्सी यहां से ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, और इस रस्सी का कलर रेड है और ये रस्सी ऐसे बंधी हुई है। और अब मैंने एक दूसरी रस्सी ली है और वो दूसरी रस्सी मैंने यहाँ से इस तरीके से, इसको इस तरीके से टाइट किया हुआ है इस पॉइंट से, ठीक है। अब आप सिर्फ बस ये देखना कि इसमें बनाते कैसे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। बाकी फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन भी बाद में लिखेंगे, ठीक है। मैं रस्सी के कलर चेंज करूंगा ताकि आपको ये पूरा यकीन रहे कि जो हमारी रस्सियां हैं वो अलग अलग हैं, वो एक नहीं है और उन तीनों की जो है चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये देखिए, ये हमने बिल्कुल पूरी तरीके से रस्सियों के कलर चेंज कर दिए हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने एक मास टांग रखा है, एक ब्लॉक टांग रखा है जिसका मास m है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास मैंने m मान रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो रस्सी है हमारी वो यहाँ से कुछ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, वो यहाँ से कुछ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये यहाँ से बना रही है हमारी 60 डिग्री का एंगल, ठीक।
तो अब हम यहां से शुरू करते हैं इसके वेक्टर को लिखना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि m जो हमारा ये है, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर वेक्टर बनाते हैं इस फोर्स, इस मास का। तो ये देखो यहां से तो इसके पास एक mg नीचे की तरफ काम करेगा, mg नीचे की तरफ काम करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा mg, ठीक है, ये हो जाएगा mg। और जाहिर सी बात है कि mg का ये टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। अच्छा, अब ये पहले देखो कि ये वाला जो रस्सी है, यहां से एक रस्सी एक तो ऐसे करके ऐसे आई होगी, ऐसे करके पूरी। इसका भी कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं और पूरा पिंक कर दे रहा हूं, तो आपको सही समझ में आएगा। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि एक रस्सी तो पूरी ये आई और ऐसे चली आई, एक रस्सी यहां से ऐसे ज्वाइन होकर के इधर जा रही है। इसका मतलब ये रस्सी अपना कुछ T2 फोर्स लगा रही होगी। तो ये रस्सी ये वाली हमारा अपना कुछ T2 फोर्स लगा रही है और हम इसको बोल दे रहे हैं यहाँ पे T1। अब देखो ये 60 डिग्री है, अगर हम यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है ये भी 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 डिग्री होगा तो हमेशा याद रखो कि एंगल के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा T1 cos 60। और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा T1, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, तो ये बनेगा T1 sin 60, ठीक है। और इस तरीके से देखो हमारे फोर्स के वेक्टर बन गए, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ ये जो T1 हम लेकर के चले थे, ये बन गया T1 sin 60, जिसकी वजह से हमारा मास m1g बैलेंस हो रहा है। अब आप चाहें तो इस T1 को यहां से हटा सकते हो, ये, क्योंकि अब ये जो है सीधे सीधे यहां से हमें मिल रहा है T1 sin 60, यानी कि यहां पे जो हमारे पास वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन बनेगा, ये बनेगा T1 sin 60, ये, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूं और फिर उस एग्जांपल के बाद फिर मैं सोचूंगा कि आपको चीजें आ गई हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, हम जो है एक और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए हम लास्ट एग्जांपल 5 इसके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जांपल 5 के बारे में। तो मान लीजिए इस एग्जांपल 5 में हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरीके का, एक इंक्लाइंड प्लेन मैं ले रहा हूं, ये इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड है। अब इसके ऊपर दो हमारे ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये है, ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं मूव करा सकता हूँ, पता नहीं मूव हो सकता है कि नहीं। आई होप ये ऐसे हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पेन से बना देता हूँ। तो मान लीजिए इस तरीके से कि एक ब्लॉक है ऐसे, इस तरीके का एक ब्लॉक है, इस तरीके का एक ब्लॉक है, थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके का एक ब्लॉक है, थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज करते हैं, तो हाँ ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरीके का, तो ये ब्लॉक है जिसका मास मैं कुछ m रखूंगा बाद में, और यहाँ पे हमारी एक ये घिरनी बनी हुई है, ये देखो हमने एक सॉलिड पूरी घिरनी बना दी है, ठीक है ना, ठीक, इस तरीके से। चलिए यहां से एक रस्सी जाती है, इस तरीके से एक रस्सी जाती है,
और ये रस्सी यहाँ पे एक और दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होती जा करके, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और ब्लॉक है, वही तगड़ा बन गया। चलो इसी को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ब्लॉक मान लो इस शेप का है, क्या दिक्कत है, ये लो बढ़िया सा। और इसी को एक मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। और ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे टच है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे टच है, ठीक है। हाँ, तो इसका मास है कुछ m1 और इधर वाले का मास है कुछ m2, ठीक। और साथ ही साथ में इसका एंगल यहाँ पे कुछ है अल्फा और यहाँ पे कुछ एंगल है बीटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ब्लॉक के ऊपर पहले से ही रस्सी एक ही है, एक ही रस्सी है। तो एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन होगा, यानी कि यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी वापसी में टी और टी ही टेंशन होगा। अब m1 है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है m1 नीचे की तरफ लग रहा होगा ऐसे करके, ये होगा m1g। और इधर पे भी सेंटर ऑफ मास से m2 का ग्रेविटी की तरफ ऐसे लग रहा होगा m2g, ठीक है। लेकिन 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 सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो m1 यहाँ पे ये m1g बन रहा है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे अल्फा एंगल बना रहा होगा, तो इसका ये वेक्टर हो जाएगा m1g cos थीटा। और इधर की तरफ जो वेक्टर निकलेगा, ये वेक्टर निकलेगा m1g sin थीटा। सेम उसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे ऐसे करके एक वेक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे m2g cos थीटा, और इधर की तरफ आएगा m2g sin थीटा, ठीक है। ये तो हो गए फोर्स वेक्टर को बनाने के तरीके कि कैसे हम फोर्स वेक्टर्स को बनाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग या ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे मालूम है कि इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई जिसमें हम लोगों ने काफ़ी देर में फिगर्स को बना पाया, बट आई विल ट्राई दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नज़रिए से ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को ये हेल्प कर सकता है तो सब्सक्राइब करके उन्हें भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वी वुड मीट इन द न्यू वीडियो सून। थैंक यू वेरी मच।